इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम, ये कुछ इमेजिंग टेक्निक्स हैं। इससे हम जितना भी बिलियरी चैनल है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरसीपी, ईआरसीपी, पीटीसी और रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग। ठीक है, ये 7 टेक्निक्स हैं। इनकी टिपिकल कुछ फाइंडिंग्स होती हैं। एक्सरे पे हम लोग गॉल स्टोन्स को डायग्नोज कर सकते हैं, खास तौर पे वो गॉल स्टोन्स जो रेडियो ओपेक होते हैं। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में कैल्सिफिकेशन है, यानी कि अगर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है, वो हम एक्सरे पर डायग्नोज कर सकते हैं। या अगर बिलियरी चैनल में एयर है तो वो एक्सरे पे हमें मिल जाती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। अल्ट्रासाउंड पे एक तो स्टोन को डायग्नोज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर थिक गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर थिक कब होता है? जब भी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि कोलीसिस्टाइटिस के पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर थिक होता है। और अगर पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड हो, वो भी अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाता है। ये पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड और थिक गॉल ब्लैडर, ये दोनों हमें कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन, अगर कोई ट्यूमर है गॉल ब्लैडर का या बिलियरी चैनल का, तो उस केस में उस ट्यूमर की स्टेजिंग सीटी स्कैन के थ्रू कर सकते हैं। एमआरसीपी कर सकते हैं, मीन मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। ठीक है, अब मैग्नेटिक रेजोनेंस और एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ये दोनों इमेजिंग टेक्निक्स हैं। एक नॉन इन्वेजिव है और दूसरी इन्वेजिव है। ठीक है, एमआरसीपी की सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस होता है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स हों बिलियरी चैनल के अंदर, ठीक है, या डायलेटेशन हो, उसको हम एमआरसीपी पे डायग्नोज कर सकते हैं। जबकि ईआरसीपी के डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों ही रोल होते हैं। अब यूजुअली करंट एरा में सिर्फ इसके थेराप्यूटिक रोल्स की वजह से ईआरसीपी को यूज़ किया जाता है। इसके कौन कौन से थेराप्यूटिक रोल्स हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस को ये ट्रीट करते हैं? अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो, वो ईआरसीपी से रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हो अगर बिलियरी चैनल में, तो वो ईआरसीपी के थ्रू डायलेट कर सकते हैं। स्फिंक्टरोटमी कर सकते हैं, स्टेंट पास कर सकते हैं। और साइटोलॉजी, मतलब कि किसी भी ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए जो एक बायोप्सी के लिए एक सैंपल लेते हैं, वो हम ईआरसीपी के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, इसके थेराप्यूटिक रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीटीसी कर सकते हैं जब ईआरसीपी फेल हो जाए। फिर हम परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी पीटीसी कर सकते हैं अगर ईआरसीपी फेल हो जाए तो। ठीक है, इसके अलावा एक रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग भी होती है, इसको हम कहते हैं हिडा स्कैन। ठीक है, हिडा स्कैन में बेसिकली हम एक रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं। वो रेडियो आइसोटोप क्या होता है? वो 30 सेकेंड बाद इस गॉल स्टोन के अंदर इस गॉल ब्लैडर के अंदर आता है 30 मिनट्स के बाद, और 1 घंटे के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। 1 घंटे के एक तो हम लोग इमेज 30 मिनट्स के बाद लेते हैं जब भी रेडियो न्यूक्लियोटाइड हम हिडा को इंट्रोड्यूस करते हैं बिलियरी चैनल के अंदर, तो 30 मिनट के बाद एक स्कैन लेंगे और दूसरा स्कैन हम 1 आवर के बाद लेंगे। ठीक है, अगर इन केस हमें गॉल ब्लैडर विजुलाइज नहीं होता आधे घंटे के बाद, इसका मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन इस सिस्टिक डक्ट के अंदर है। ठीक है, और अगर हमें इंटेस्टाइन के अंदर विजुलाइज नहीं होता, तो इसका मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे? इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर है। विजुलाइज होने का मतलब क्या है? कि बेसिकली रेडियो आइसोटोप है, तो ये डिफरेंट रेडिएशंस एमिट करता है। तो जब भी हम लोग इमेजिंग आधे या 1 घंटे के बाद इमेज लेते हैं इस एरिया का, तो वो हमें काफ़ी ब्राइट मिलता है। ठीक है, तो अगर वो गॉल ब्लैडर ब्राइट नहीं मिलेगा, विजुलाइज नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर ये इंटेस्टाइन विजुलाइज नहीं होगी, इसका मतलब कि इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है।